हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूट्राम। सो अभी हमारी एंड आई एम हेयर विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड्स। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं हमारे वर्ल्ड में जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड बेसिकली ड्राई एरिया ऑफ लैंड होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रास होती है, यानी घास होती है। उसी के बेसिस पे इसका नाम ग्रासलैंड है। एक ड्राई एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास पाई जाती है। और ये एक ऐसा एरिया होता है जो ऑफनली ऐसे एरिया में लाई करता है जहाँ एक तरफ आपको फॉरेस्ट मिलेगा जो बिल्कुल घने जंगल टाइप होते हैं, और एक जगह दूसरी तरफ आपको मिलेगा डेज़र्ट, रेगिस्तान। अभी हम एग्ज़ाम्पल लेकर देखेंगे कि ये कैसे होता है। और इसके बारे में और जाने तो ये एक ट्रांजिशनल लैंडस्केप जैसा हो जाता है कि एक तरफ फॉरेस्ट हैं, दूसरी तरफ डेज़र्ट है, और फिर बीच में ये ग्रासलैंड्स आ जाता है। तो ये ट्रांजिशन लाता है लैंडस्केप में। और ये वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर होता है। ऑब्वियसली आप डेज़र्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है, इसी वजह से डेज़र्ट एरिया होता है। तो जैसे जैसे आप इस तरफ आना शुरू करते हो तो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर ऑब्वियसली होने लगता है, और रेनफॉल सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, ना ही रेगुलर होती है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, पहले जानेंगे कि ग्रासलैंड के टाइप कितने होते हैं। दो तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स वो ग्रासलैंड्स होते हैं जो बेसिकली ऐसे एरिया में लाई करते हैं जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन होता है। अगर मैं आपको मैप की मदद से समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन पहले हम इनके बारे में एक बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को सवाना ग्रासलैंड भी बोला जाता है, कहीं पर इनका नाम सवाना ही होता है। और ये एक ऐसे रीजन में लाई करते हैं जहाँ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन होता है। अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप पे तो आपको इक्वेटर लाइन दिखाई देगी, और उसके आसपास के जो फॉरेस्ट रीजन होगा उसको इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। और ये इक्वेटोरियल रीजन की पेरीफेरी यानी किनारे पे होते हैं ये ग्रासलैंड्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं, किस किस जगह पर लोकेटेड होते हैं, तो ये कॉन्टिनेंट्स की ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड होते हैं। दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं। एक तो ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन की पेरीफेरी पर पाए जाते हैं, किस तरफ, ईस्टर्न कोस्ट पर कॉन्टिनेंट्स की। ओके, यहाँ पर सीज़न कैसा रहता है, और मतलब सीज़न में क्लाइमेट या वेदर कंडीशंस कैसी रहती हैं। तो ड्राई रहता है, वेट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली डेजर्ट एरिया के पास है तो यहाँ पर वार्म रहता है। इक्वेटर के पास जो भी जगह होगी वो वार्म होगी। अभी हमने जाना कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन के पास, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है उनकी पेरीफेरी पे बने हुए हैं। तो यानी पहले इक्वेटर के पास फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि रोज़ाना ही बारिश होती है। इक्वेटर वाला रीजन है, ह्यूमिड रीजन रहता है वहाँ पर, और ये उसकी पेरीफेरी पे। तो बारिश तो होती है लेकिन सीजनल बारिश होती है यहाँ पर, और बाकी टाइम पर ये ड्राई रहता है, क्योंकि कुछ असर हमें डेजर्ट वाला देखने को मिलता है और कुछ हमें असर यहाँ पर फॉरेस्ट इक्वेटर रीजन वाला देखने को मिलता है। तो थ्रू आउट वार्म रहता है, शॉर्ट प्लांट्स होते हैं लेकिन ट्रीज़ भी होते हैं। इसको ग्रासलैंड्स कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ ट्रीज़ भी पाए जाते हैं, और ज़्यादातर शॉर्ट प्लांट्स पाए जाते हैं। और हंटिंग के लिए ये बहुत अच्छी होते हैं क्योंकि ग्राउंड एरिया होता है। उसके बाद जाने तो वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर सीजनल रेनफॉल भी होती है, क्योंकि इक्वेटर के पास का एरिया होता है, कुछ ही दूरी होती है, वो फॉरेस्ट रीजन की पेरीफेरी पे है, तो इस वजह से। देन आगे बढ़ते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आ जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स को आप ट्रू ग्रासलैंड्स कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा घास पाई जाती है, यहाँ पर ट्रीज़ बिल्कुल भी नहीं पाई जाती हैं, तो इसीलिए आप इनको कह सकते हो कि ये ट्रू ग्रासलैंड्स है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है विच आर नोन एज ट्रू ग्रासलैंड्स, तो ऑब्वियसली इसका आंसर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ही होगा। और इनकी हाइट, यहाँ पर ग्रासेस की जो हाइट रहती है वो 50 सेंटीमीटर टू 2.5 मीटर्स तक चली जाती है। और ग्रासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ट्रीज़ बिल्कुल कम होती हैं, यहाँ पर बिल्कुल होती ही नहीं है। और
कोल्ड विंटर रहती है, वार्म समर रहती है, और ऐसे एरिया में लोकेटेड होते हैं जो 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड वाला एरिया होता है। और ये कॉन्टिनेंट्स के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और साउदर्न हेमिस्फेयर में जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके इंटीरियर पार्ट में ये पाए जाते हैं। और कौन सा लैटिट्यूड एरिया पड़ता है, 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि मैंने इम्पॉर्टेंट थिंग्स ही राइट आउट की हुई है। और अब कुछ ग्रासलैंड्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे स्टेपी ग्रासलैंड यूरोप एंड नॉर्थ एशिया में पाया जाता है। और देन पुस्ताज ग्रासलैंड इज़ इन हंगरी। प्रेरीज ग्रासलैंड इज़ अ वेरी फेमस, एंड देर इज़ अ चांसेस टू कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये यूएसए में है और इट इज़ आर टेम्परेट ग्रासलैंड। देन पम्पास ग्रासलैंड ये अर्जेंटीना में है। देन बात करें तो वेल्ड ग्रासलैंड्स ये साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। देन आता है कैंटरबरी, ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। देन सवाना ग्रासलैंड ये अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। देन टाइगा ये यूरोप एंड एशिया में पाए जाते हैं। अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे टॉपिक को अगर समराइज़ करें और मैप पर देखें तो हम इसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और हमें एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चलेगी। और मैप से इसे पढ़ना भी बहुत आसान होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, जब हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पढ़ा था तो हमने ये जाना था ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन के पास पाए जाते हैं। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन ये होता है बेसिकली, आपको ये लाइन दिख रही होगी ये। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, यहाँ ये इक्वेटर वाला एरिया पड़ता है। और अगर आप देखोगे कि सवाना ग्रासलैंड कहाँ पड़ रहे हैं, तो ये इस एरिया में पड़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि ये इक्वेटर वाला एरिया है और यही ड्राई रहता है, यही वार्म रहता है पूरे साल। यहीं पर बहुत कम बारिश होगी, मतलब इक्वेटर से थोड़ी दूरी है इस वजह से कम बारिश है। अदरवाइज़ इक्वेटर के जो पास वाले एरिया होते हैं वहाँ पर रोज़ ही बारिश होती है लगभग, और ह्यूमिड रीजन रहता है, ह्यूमिड वेदर रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशन उस हिसाब से होती हैं। देन अगर हम देखें तो ये आ गया नॉर्थन हेमिस्फेयर के, और ये इंटीरियर पार्ट में आप देखो, अब जैसे जो हमने पढ़ा था हम यहाँ पे उसको अप्लाई करके देखेंगे तो ये हमें ज़्यादा समझने में मदद करेगा। प्रेरीज को देखिए, ये आ गया यूएसए वाला पार्ट, प्रेरीज है, और कहाँ पर है, इंटीरियर पार्ट में। इंटीरियर पार्ट में तो हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा वाला ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। देन ललानोस कहाँ पर पड़ रहा है, ये सेंटर पार्ट में नहीं पड़ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पड़ रहा है कॉन्टिनेंट के, एंड ये इक्वेटर के पास पड़ रहा है। तो ये कौन सा ग्रासलैंड हो गया, ये सवाना या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हो गया। देन सवाना ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। देन पेम्पास अगर हम देखें तो ये एक तो साउदर्न हेमिस्फेयर में बिल्कुल नीचे पड़ रहा है, और दूसरा ये सेंटर की तरफ ही है, ये मतलब इतना कम एरिया, तो ये वही इंटीरियर वाला पार्ट ही आ गया। तो पेम्पास इज़ ऑल्सो टेम्परेट ग्रासलैंड। देन आता है पुस्ताज, ये भी कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में है, तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। देन सवाना, तो ये तो सबसे बड़ा ग्रासलैंड है यहाँ पर, और इस वजह से ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। और ये है वेल्स, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स आ गया। और ये स्टेपीज़ ये आ गया टेम्परेट ग्रासलैंड। देन सवाना हेयर इज़ इन इंडिया, और ये भी ट्रॉपिकल में आ गया। देन मंचूरिया ग्रासलैंड इज़ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स, और सब देन हेयर इज़ इन ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न वाला पार्ट है ये भी सवाना ग्रासलैंड्स हो गया। ऑस्ट्रेलिया के इंटीरियर पार्ट में जो ग्रासलैंड आया वो डाउन्स ग्रासलैंड आ गया, ये टेम्परेट है। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और जो नॉर्थ की तरफ आ रहा है वो आ गया। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि देखो ये एरिया इक्वेटर वाला एरिया था, इस वजह से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पार्ट था, और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा साउथ में पड़ता है तो उसके नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आ गया, और ये इक्वेटर से दूरी को दर्शाता हुआ है। और डाउन्स ग्रासलैंड जो है इसके इंटीरियर पार्ट में है, इस वजह से ये टेम्परेट ग्रासलैंड। देन सेंटरबरी इज़ इन द साउथ, तो ये दूरी ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेट आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन उस हिसाब से है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देन अगर हम देखें कि यहाँ पर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो प्रेरीज़ कहाँ पर था, यूएसए में था।
तो प्रेरीज मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे वीट बास्केट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस ग्रासलैंड को, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड इज़ नोन एज वीट बास्केट ऑफ अमेरिका। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, प्रेरीज, पुस्ताज, स्टेपीज, पेम्पास। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। तो प्रेरीज इज़ नोन एट वीट बास्केट ऑफ ग्रासलैंड। तो ये वीट प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर आ गया, वीट ग्रेनरीज बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता होगा। एक्सटेंसिव रेंचिंग एंड ग्रेजिंग, पशुपालन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि घास बताया था, क्योंकि प्रेरीज क्या किसका एग्जाम्पल है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स का। टेम्परेट ग्रासलैंड ट्रू ग्रासलैंड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ घास बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ घास होगी वहाँ पशु होंगे तो पशुपालन होगा, और ग्रेजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि घास अवेलेबल है। देन आता है पुस्ताज। पुस्ताज को देख लेते हैं। पुस्ताज यहाँ आता है, इट इज़ ऑल्सो अ टेम्परेट ग्रासलैंड। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है। देन इसका एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, और ये पुस्ताज भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शुगर के लिए जाना जाता है, शुगर फ्रॉम शुगर बेल्ट। अब यहाँ पर बेटा वल्गैरिस नाम की एक ऐसी रूट होता है, मतलब ऐसा पॉइंट होता है रूट में, मतलब ऐसी आप कह सकते हो प्लांट होता है जिसकी रूट जो होती है, बेटा वल्गैरिस प्लांट की जो रूट होती है, ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज होता है इसमें। तो इस वजह से यहाँ पे शुगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर देख सकते हो, हंगरी, यूक्रेन एंड रोमानिया। देन आता है पेम्पास ग्रासलैंड। यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा एक न्यूट्रिएंट रिच ग्रास होती है, और इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर उगती है ये अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास। रेंचिंग, कैटल रियरिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेम्पास भी एक पेम्पास इज़ ऑल्सो अ टेम्परेट ग्रासलैंड। तो यहाँ पर ग्रास बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पशुपालन बहुत ज़्यादा होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, क्योंकि पशुपालन होगा तो पशु भी होंगे, और पशु होंगे तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी आएंगे। देन यहाँ पर एक्सटेंसिव वीट प्रोडक्शन होता है। इकोनॉमी वीट एंड एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। पूरी इकोनॉमी वीट एंड बीफ एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। देन आता है डाउन सर कैंटरबरी। ये शीप एंड कैटल रियरिंग के लिए यहाँ पर पशुपालन के साथ जो शीप होती है, भेड़ होती है, उसकी रियरिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मरीनो शीप जो होती है उसका वूल प्रोडक्शन होता है। देन है व्हील्स। यहाँ पर मेज़ फार्म्स हैं। व्हील्स को अगर देखें तो ये यहाँ पर है, और टेम्परेट ग्रासलैंड है। यहाँ पर मेज़ फार्म्स हैं, और यहाँ पर मक्का उगाई जाती है बहुत ज़्यादा, और शीप एंड कैटल रियरिंग होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अपने व्यूज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और टॉपिक्स भी आप सजेस्ट कर सकते हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, डिटेल वीडियो बनाएं। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अनदर सच वीडियोज़। थैंक यू।